स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द डीएससी क्लासेस पर। दोस्तों मैं धर्मेंद्र, आज मैं आप लोगों को बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 2 लेके आया हूँ। पार्ट 1 में हमने दोस्तों आपको बताया अल्फाबेट, लैंग्वेज, साउंड और लेटर के बारे में। पार्ट 2 में जो मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस के बारे में। तो आइए देखते हैं कि वर्ड कहते किसे हैं। तो वर्ड की हिंदी अगर देखें तो जो होता है हमारा दोस्तों क्या कहा जाता है? शब्द। वर्ड की हिंदी हमारी क्या होती है? शब्द। लेकिन वर्ड कहते किसे हैं? तो बोलेंगे ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव्स ए complete meaning and it belongs to any part of speech। वर्ड किसे कहते हैं दोस्तों? तो वर्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स को कहते हैं जो एक कंप्लीट अर्थ को देता है और किसी न किसी ग्रामेटिकल क्लास का काम करता हो। अगर एक वर्ड है तो एक बार में एक ही ग्रामेटिकल क्लास का काम करेगा, एक ही पार्ट ऑफ स्पीच का काम करेगा। या तो वो नाउन होगा, या तो वो प्रोनाउन होगा, या एडजेक्टिव होगा, या वर्ब होगा, या प्रीपोजिशन होगी, या फिर आपका कंजंक्शन होगा। अगर एक वर्ड है तो एक बार में एक ही ग्रामेटिकल क्लास का काम करेगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं समझाना चाहूँ तो जैसे मैंने कहा चेयर, तो चेयर आपका क्या है दोस्तों? तो ग्रुप ऑफ लेटर्स है जो कंप्लीट अर्थ को दे रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? वर्ड कहा जाएगा। जैसे मैंने कहा काऊ, तो काऊ हमारा क्या है दोस्तों? ग्रुप ऑफ लेटर्स है और ये कंप्लीट अर्थ को दे रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? वर्ड कहा जाएगा, शब्द कहा जाएगा दोस्तों। जैसे मैंने कहा टॉम, टॉम हमारा क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर्स है और ये अपने आप में कंप्लीट अर्थ को दे रहा है। तो ये हमारा क्या होगा? शब्द कहा जाएगा। अब आप देखकर बताएंगे, जैसे मैंने एक लिखा कि फादर इन लॉ, तो बताइए दोस्तों इसमें कितने वर्ड हैं? एक वर्ड है कि एक से अधिक वर्ड है? तो इसमें केवल एक ही वर्ड है। क्यों? क्योंकि इन सब का मतलब एक ही निकल के आता है। क्या दो निकल के आता है दोस्तों? ससुर। और जब भी कोई दो या दो से अधिक वर्ड हमारे हाइफन से जुड़े होते हैं तो उसे हम एक ही वर्ड गिनते हैं। कितने वर्ड गिनते हैं दोस्तों? एक ही वर्ड गिनते हैं। जब कोई वर्ड हमारे दो या दो से अधिक वर्ड हाइफन से जुड़े हों तो हमारे कितने वर्ड गिने जाएंगे? केवल एक ही वर्ड काउंट होंगे। जैसे मैंने कहा मैन ईटर, नरभक्षी, ये हमारा कितना वर्ड है? दो वर्ड नहीं है दोस्तों, इसमें केवल एक ही वर्ड है क्योंकि ये हाइफन से जुड़े हुए हैं। और जब कोई वर्ड हाइफन से जुड़ा होता है तो केवल एक ही वर्ड माना जाता है। तो ये हमारा मैन ईटर हमारा क्या हो गया? एक ही वर्ड होगा। इसका मतलब होता है नरभक्षी। तो हमको पता चला कि हाइफन से जुड़े हुए वर्ड जो होंगे, हाइफन वर्ड्स आर काउंटेड एज वन वर्ड। हाइफन से जुड़े हुए वर्ड हमारे कितने वर्ड का गिने जाएंगे? केवल एक ही वर्ड गिना जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा क्या होगा दोस्तों? शब्द कहे जाएंगे। जैसे कुछ हमारे एब्रिविएशन वाले वर्ड होते हैं, एब्रिविएशन कुछ संक्षिप्त वाले वर्ड होते हैं। जैसे हमने कहा एमपी, तो एमपी में हमारे कितने वर्ड हैं दोस्तों? एमपी, यूपी, एमए, पीएम, सीएम, इसमें हमारे कितने वर्ड हैं? तो ये सारे वर्ड एक ही वर्ड में काउंट होंगे क्योंकि इन सब का एक ही
अर्थ निकल के आता है, एक ही मीनिंग निकल के आता है। तो इसलिए दोस्तों कितने वर्ड गिने जाएंगे? केवल एक ही वर्ड होंगे। जितने भी हमारे एब्रिविएशन वाले वर्ड होते हैं वो कितने वर्ड गिने जाते हैं? एक ही वर्ड गिने जाते हैं। तो एन एब्रिविएशन word is counted as a word। ठीक है। और कुछ हमारे कंट्रैक्शन वाले वर्ड होते हैं, कुछ दो वर्डों को तोड़कर बनाया जाता है। जैसे हमने क्वेश्चन टैग में पढ़ा होगा दोस्तों, जैसे आर नॉट को हमने क्या बताया? आरेंट। विल नॉट को वोंट। इसी तरीके से जैसे दिया रहता है आई हाइफन डबल एल, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो आई विल या फिर आई सेल। तो ये सारे वर्ड, ये सारे ETC, ये सारे वर्ड हमारे कितने वर्ड गिने जाएंगे? जितने भी कंट्रैक्शन वाले वर्ड होते हैं, जितने भी हमारे संक्षिप्त वर्ड कहे जाते हैं, केवल एक ही वर्ड होते हैं दोस्तों। तो ये हमारे कितने वर्ड होंगे? इसमें केवल एक ही वर्ड होगा। अर्थात कह सकते हैं कि ए कंट्रैक्शन वर्ड इज काउंटेड a contraction is counted as a word। कितने वर्ड गिने जाएंगे? एक ही वर्ड गिने जाएंगे। तो हमने वर्ड के बारे में क्या बताया? हमने बताया कि वर्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स को कहते हैं जो एक कंप्लीट अर्थ को देता है और किसी न किसी ग्रामेटिकल क्लास का काम करता हो। किसी न किसी ग्रामेटिकल क्लास का काम करता हो मतलब किसी न किसी पार्ट ऑफ स्पीच का काम करता हो। अगर एक वर्ड है तो एक बार में एक ही पार्ट ऑफ स्पीच का काम करेगा, या तो नाउन होगा, या तो प्रोनाउन होगा, या तो एडजेक्टिव होगा, या तो एडवर्ब होगा। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना अंग्रेजी में ये है दोस्तों कि एक वर्ड अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग तरह से काम भी करने लगता है। जैसे हमने बताया आपको कि कोई वर्ड वैलिड तभी कहलाएगा जब वो किसी न किसी ग्रामेटिकल क्लास का काम करता हो। जैसे इन प्रीपोजिशन हो गया, एंड कंजंक्शन हो गया, ना मोहन नाउन हो गया, ही प्रोनाउन हो गया, रन वर्ब हो गई। तो हम इन सारे वर्डों को किस निगाह से देख रहे हैं दोस्तों? ग्रामर की नजर से देख रहे हैं। लेकिन यही वर्ड अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग तरह से काम भी करने लगता है, और जब अलग अलग तरह से काम भी करने लगेगा तो वो अलग अलग जाति का जाना जाएगा। अगर रन वर्ब तभी होगी जब वो वर्ब की तरह काम करेगी। अगर वो सेंटेंस में नाउन की तरह काम कर रही है तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? नाउन कहेंगे। समझ में आया? तो हमारे वर्ड के बारे में हमने क्या बताया कि एक ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है जो एक कंप्लीट अर्थ को देता है और किसी न किसी ग्रामेटिकल क्लास का कार्य भी करता है। एक बात और दोस्तों, ए लेटर एक वर्ड भी शब्द कहलाएगा जब उस अपने आप में वो कंप्लीट मीनिंग को देगा। जैसे आई एंड वी, इधर लिख दे रहा हूं। जैसे आई एंड ए, ये भी हमारे क्या होंगे? वर्ड कहे जाएंगे, वर्ड्स टू। ये भी हमारे वर्ड कहे जाएंगे। ए और ए भी हमारे वर्ड कहे जाएंगे क्योंकि ये अपने आप में क्या दे रहे हैं दोस्तों? कंप्लीट अर्थ का दे रहे हैं। ये लेटर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये वर्ड भी कहे जाएंगे क्योंकि इनका एक अपना कंप्लीट अर्थ है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमारी जो डेफिनेशन है वो अधूरी है, तो हम इसको पूरा कर देते हैं। हम यहाँ पर कहेंगे कि ए लेटर आर ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट gives a complete meaning and it belongs to any part of speech। मतलब अक्षरों के
समूह को हम वर्ड कहते हैं जो कंप्लीट अर्थ को देता है और साथ ही साथ किसी न किसी ग्रामेटिकल क्लास का काम भी करता हो। वर्ड्स क्लासेस कहें या पार्ट ऑफ स्पीच कहें, वर्ड क्लासेस कहें या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच कहें। तो दोस्तों हमारे कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? तो देयर आर 8 वर्ड क्लासेस या पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे वर्ड क्लास कितने होते हैं दोस्तों? 8 होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? तो पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा कंजंक्शन, सातवां प्रीपोजिशन प्रपोजिशन और आठवां इंटरजेक्शन। वर्ड क्लासेस हमारे कितने होते हैं दोस्तों? तो 8 तरह के होते हैं। कोई भी वर्ड इन्हीं 8 में से कोई एक होगा। दुनिया का कोई भी वर्ड है वो केवल 8 ही तरह का हो सकता है। या तो वो नाउन होगा, या तो प्रोनाउन होगा, या तो एडजेक्टिव होगा, या तो प्रीपोजिशन होगा, या तो कंजंक्शन होगा। जैसा कि आपको हमने बताया, एक को छोड़कर आर्टिकल हमारे कितने होते हैं? 3 होते हैं, ए, एन और द को छोड़कर। बाकी कोई भी वर्ड होगा वो इनमें से कोई ना कोई एक होगा। समझ में आया? तो वर्ड के बारे में हमने आपको बताया कि वर्ड किसे कहते हैं, वर्ड कितने प्रकार का होता है। तो वर्ड देखा जाए तो 8 प्रकार के होते हैं। वर्ड क्लास कहें, इसी को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। और इन्हीं के बारे में हमको आगे चल के टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से पढ़ना है, इन्हीं के कार्यों को जानना है। फ्रेज, वाक्यांश, क्या बोलते हैं? वाक्यांश। फ्रेज वाक्यांश अर्थात वाक्य का अंश। अब फ्रेज कहते किसे हैं? तो देखते हैं, हम कहेंगे कि इट इज कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स some sense but that has some sense but not complete sense and it must function as any part of speech। हमने क्या बताया कि it is collection of words that has some sense but not complete sense and it must function as any part of speech। फ्रेज कहते किसे हैं? तो फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जो कुछ तो अर्थ देता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं देता है, और वो किसी न किसी ग्रामेटिकल क्लास का या पार्ट ऑफ स्पीच का काम अवश्य करता हो। अगर वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं तो वो फ्रेज तभी फ्रेज कहलाएगा जब वो किसी न किसी ग्रामेटिकल क्लास का काम करेगा। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और वो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो हमारा कौन सा फ्रेज हो जाएगा? नाउन फ्रेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनता है केवल हमारे नाउन या प्रोनाउन बनते हैं। या तो सब्जेक्ट नाउन बनेगा या तो प्रोनाउन बनेगा, या तो
नाउन की तरह जो कार्य करता है वो बन सकता है। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जीरंड हमारा होता है, पार्टिसिपल होता है। तो ये सारे भी हमारे वर्ड सब्जेक्ट बनते हैं जब वो नाउन की तरह कार्य करते हैं। ठीक है। अगर वो सेंटेंस, अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स वो वर्ब है तो वो कौन सा फ्रेज हो जाएगा? वर्ब फ्रेज हो जाएगा। अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसी नाउन के बारे में बता रहे हैं तो कौन सा फ्रेज कहा जाएगा? हमारा एडजेक्टिव फ्रेज होगा, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो बताता है, जो गुण बताता है, जो विशेषता बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो हमारा एडजेक्टिव कहा जाएगा। अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमारे वर्ब के बारे में बता रहे हैं तो क्या हो जाएगा? एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। तो समझ में आया? हमने क्या बताया कि इट इज कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट हैज सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस एंड इट मस्ट फंक्शन एज एनी पार्ट ऑफ स्पीच। मतलब फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कुछ अर्थ देता है लेकिन कंप्लीट अर्थ को नहीं देता है और उसे किसी न किसी पार्ट ऑफ स्पीच का काम जरूर करे। तो ये वही हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों? फ्रेज कहलाएगा। एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब अगर हम इट और इज को लें तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ और देखा पार्ट ऑफ स्पीच में ये क्या काम कर रहा है दोस्त? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये क्या होगा? प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन कहते हैं किसे हैं? जो नाउन के बदले में आता है, जो नाउन के स्थान में आता है, स्थान पे आता है, तो ये हमारा प्रोनाउन होगा। और ये सब्जेक्ट और वर्ब को मिलाकर हमारा फ्रेज बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, क्योंकि फ्रेज तभी होगा जब वो एक ही प्रजाति के हो। तो यहाँ पर फ्रेज नहीं होगा ये दोस्तों। अब इज और रेनिंग को देखते हैं। इज और रेनिंग हमारे दोनों क्या है दोस्तों? वर्ब है। और इज हमारी कौन सी वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है। और रेनिंग हमारी कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब है। ठीक है। और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, और जब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं तो ये आपके क्या कहे जाएंगे? ये हमारे जो होंगे वो फ्रेज होंगे। और कौन सा फ्रेज होगा दोस्तों? तो वर्ब फ्रेज होगा, क्योंकि ये यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है। ये कौन सा फ्रेज हो गया? वर्ब फ्रेज हो गया। अब इसी तरीके से हम रेनिंग और कैट्स एंड डॉग्स को लेते हैं। रेनिंग हमारी वर्ब है, कैट्स एंड डॉग्स अर्थात भारी, हैवी रेन, भारी वर्षा हो रही है, मूसलाधार वर्षा हो रही है। तो ये रेन के बारे में बता रहा है। और ये इन दोनों का ग्रुप नहीं बन सकता, क्योंकि ये वर्ब है और ये वर्ब के बारे में बता रहा है। तो ये हमारा क्या होगा? एडवर्ब होगा। और वर्ब और एडवर्ब का फ्रेज नहीं बनता, क्योंकि उसे एक ही प्रजाति का होना चाहिए। तो यहाँ पर कैट्स एंड डॉग्स हमारा इस वर्ब के बारे में बता रहा है। तो ये क्या होगा? एडवर्ब होगा। और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, तो ये क्या कहा जाएगा दोस्त? फ्रेज कहा जाएगा। और कैसा फ्रेज? एडवर्ब फ्रेज। ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि टू वर्क इन द मॉर्निंग, to work in the morning is a well known exercise। तो टू वर्क इन द मॉर्निंग, यहां तक, इसको पहले दो सेंटेंस बांटते हैं। तो ये सब्जेक्ट हमारा कहां से कहां तक है? यहां से यहां तक है। और इसमें देखते हैं तो इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, कई वर्ड को मिला के एक समूह बन रहा है। तो ये हमारा क्या कहा जाएगा दोस्त? फ्रेज कहा जाएगा। लेकिन ये कैसा फ्रेज होगा? तो देखेंगे। तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है ये पूरा यहां से यहां तक। तो ये हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया, क्योंकि जो सब्जेक्ट का काम करता है या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो ये कैसा फ्रेज हो गया दोस्तों? नाउन फ्रेज हो गया। ठीक है। अब इसी तरीके से एक एग्जांपल और लेके समझते हैं, देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि द गर्ल in white dress is Ruby। The girl in white dress is Ruby। तो यहाँ पर पहले देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? तो द गर्ल इन व्हाइट
ड्रेस तक। लेकिन इसमें देखते हैं क्या ये सारे हमारे नाउन का काम कर रहे हैं, तो नहीं। आपका जो मेन नाउन का काम कर रहा है दोस्तों वो द गर्ल। द गर्ल हमारा द आपका डिटर्मिनर है और ये हमारा नाउन है, और डिटर्मिनर हमेशा नाउन के लिए आता है। तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रेज है। और कैसा फ्रेज होगा, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ पर ये कौन सा फ्रेज हो जाएगा, नाउन फ्रेज। क्या ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, हाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसके बारे में बता रहा है, इस लड़की के बारे में बता रहा है, अर्थात हमारा नाउन के बारे में बता रहा है। और जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमारा नाउन के बारे में बताएगा वो फ्रेज होगा, लेकिन कैसा फ्रेज होगा, एडजेक्टिव फ्रेज होगा। तो ये हमारा कौन सा फ्रेज हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। ठीक है, तो फ्रेज समझ में आया। फ्रेज हमने क्या होता है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका कुछ अर्थ निकलता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं निकलता है, और वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसी न किसी पार्ट ऑफ स्पीच का काम जरूर करता हो। अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, अगर वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो नाउन फ्रेज होगा। अगर किसी नाउन के बारे में बता रहा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो एडजेक्टिव फ्रेज होगा। अगर कोई फ्रेज वर्ब के बारे में बता रहा है तो एडवर्ब फ्रेज होगा। ठीक है, अगर वो प्रीपोजिशन से मिलकर बना है तो हमारा कौन सा फ्रेज हो जाएगा, प्रीपोजिशन फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे जितने तरह के वर्ड उतने तरह के फ्रेज होते हैं। सेंटेंस, आखिर सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। सेंटेंस मीन्स क्या होता है, वाक्य। सेंटेंस किसे कहते हैं? तो सेंटेंस इट इज कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, अर्थात शब्दों का वह समूह जो पूरा अर्थ को देता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहा जाता है, और वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस होंगे जो कंप्लीट अर्थ को देंगे, जो कंप्लीट मीनिंग को देंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू अभी समझाएंगे। देखिए, जैसे मैं उसे उसके स्कूल से निकाल दिया गया, वाक्य पैसिव में होगा। पैसिव का मतलब ये होता है कि जिसमें सब्जेक्ट ना काम करे, सब्जेक्ट के ऊपर काम हो। जैसे वो किसी को नहीं निकाला बल्कि उसे ही स्कूल से निकाल दिया गया। ठीक है ना, तो वाक्य पैसिव में होने का मतलब यही होता है कि सब्जेक्ट काम नहीं करता, सब्जेक्ट के ऊपर काम होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ए लेटर इज रिटन, मतलब यहां पत्र नहीं लिख रहा है बल्कि पत्र को लिखा जाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के ऊपर काम होता है पैसिव वॉइस मतलब। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ही के ऊपर काम होगा, अर्थात ही वाज एक्सपेल्ड, उसे निकाल दिया गया फ्रॉम हिज स्कूल, उसके स्कूल से। और यहाँ पर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और कंप्लीट मीनिंग को दे रहे हैं, इसलिए क्या होगा दोस्तों, सेंटेंस होगा। सेंटेंस आपको लिखने जा रहा हूं, आप बताएंगे कि हमारा सेंटेंस है कि नहीं है। आखिर सेंटेंस है तो क्यों नहीं है, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो आइए देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि वन ऑफ द बॉयज सिटिंग इन द corner of that room with some of his friends, with their पेरेंट्स। अब ये देखिए दोस्तों, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। अगर ये कंप्लीट मीनिंग को दिया तो ये हमारा सेंटेंस होगा। अगर कंप्लीट मीनिंग को अर्थ नहीं दिया, कंप्लीट मीनिंग नहीं दिया तो ये हमारा सेंटेंस नहीं होगा। देखते हैं कि वन ऑफ द बॉयज सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ दैट रूम विथ सम ऑफ हिज फ्रेंड्स विथ देयर पेरेंट्स। क्या ये कंप्लीट अर्थ को दे रहे हैं? क्या ये सेंटेंस होगा? अगर सेंटेंस होगा तो क्यों होगा, अगर सेंटेंस नहीं है तो क्यों नहीं है? तो दोस्तों ये सेंटेंस हमारा नहीं है,
ये सेंटेंस हमारा नहीं है। क्यों नहीं है? कि कोई सेंटेंस तभी होगा, एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, कोई सेंटेंस तभी कहलाएगा जब उसमें क्या होगी, फाइनाइट वर्ब होगी। अब फाइनाइट वर्ब क्या होती है? जिस वर्ब से हमें टेंस और सब्जेक्ट का पता हो, जिस वर्ब से हमें सेंटेंस और टेंस और सब्जेक्ट का ज्ञात हो, वही वर्ब हमारी कौन सी वर्ब होती है? फाइनाइट वर्ब होती है। आखिर सिटिंग हमारी वर्ब है, क्या सिटिंग से हमें सब्जेक्ट और टेंस का पता चल रहा है? नहीं। तो जब सिटिंग से हमारा सब्जेक्ट और टेंस का पता नहीं चल रहा है तो ये सेंटेंस हमारा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होगी, नहीं है। तो ट्रिक इसमें क्या हो गई? ट्रिक यही है कि अगर किसी वर्ड में फाइनाइट वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि एज लॉन्ग एज देयर इज नो फाइनाइट वर्ब दैट इज नॉट अ सेंटेंस। हमने क्या बताया कि एज लॉन्ग एज देयर इज नो फाइनाइट वर्ब दैट इज नॉट अ सेंटेंस, मतलब अगर फाइनाइट वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं है, और इसमें फाइनाइट वर्ब नहीं है इसलिए हमारा ये सेंटेंस नहीं होगा। और हमने बताया सेंटेंस कहते हैं किसे? इट इज कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, मतलब शब्दों का वह समूह जो कंप्लीट मीनिंग को देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस कहते हैं। तो ये दोनों हमारे सेंटेंस हैं, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग को दे रहे हैं, लेकिन ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग को नहीं दे रहे हैं। और हम इंग्लिश में अगर हमें क्लॉज या सेंटेंस लिखना है तो उसमें एक फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी है, और जो नॉन फाइनाइट वर्ब का प्रयोग करके जो स्ट्रक्चर बनता है हमारा क्या होता है? फ्रेज होता है। तो सिटिंग इन द कॉर्नर, यहाँ पर एक फ्रेज है, क्योंकि सिटिंग है, ये कौन सी अगर फाइनाइट वर्ब नहीं है तो कौन सी वर्ब हो गई दोस्तों? नॉन फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब से जो मिलकर बनेगा वो हमारा क्या होगा? फ्रेज होगा। अगर हमें क्लॉज या सेंटेंस का निर्माण करना है तो उसमें एक फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी है। अभी हम बताएंगे कि आखिर कितने तरह से हमारे संभव है, सेंटेंस कैसे बनता है। तो ये समझ में आया सेंटेंस किसे कहते हैं? इसके डेफिनेशन वो पहले देते हैं। इट इज a collection of words that makes complete sense। ठीक है, ये वर्ड हो गए। सेंटेंस का निर्माण, आर्थिक सेंटेंस का निर्माण में क्या क्या चीजें जरूरी है? सेंटेंस के निर्माण में क्या क्या चीजें जरूरी है? तो सबसे पहले आपके सेंटेंस में क्या आएगा दोस्तों? सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट लिखा गया होगा। फिर उसके बाद हमने बताया कि अगर सेंटेंस है, अगर सेंटेंस या क्लॉज का निर्माण करना है तो उसमें एक फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी है। बिना फाइनाइट वर्ब के वो सेंटेंस नहीं बन सकता, ना तो आपकी क्लॉज बन सकती है। तो यहाँ पर आपको फाइनाइट वर्ब होगी इसके बाद, और इस फाइनाइट वर्ब के बाद तीन ही चीजें संभव है आना, इसके सिवाय कोई और नहीं आ सकता। अगर इस फाइनाइट वर्ब के बाद आएगा तो तीन ही चीजें आ सकती हैं, अन्यथा नहीं आ पाए, कोई और चीजें नहीं आ पाएंगी। जैसे पहले क्या है, इसके बाद फाइनाइट वर्ब के बाद या तो नाउन आए या तो प्रोनाउन आए। अगर नाउन या प्रोनाउन नहीं आया है तो इसके बाद क्या आएगा दोस्तों? हमारा एडजेक्टिव आएगा या फिर प्रीपोजिशन आएगा। ठीक है, और उसके बाद आपका लिखा गया होगा। दूसरा संभावना क्या है? या तो कंजंक्शन आए या फिर रिलेटिव प्रोनाउन आए, और उसके बाद क्या लिखा होगा? सब्जेक्ट आएगा, और फिर से क्या आ जाएगी? एक फाइनाइट वर्ब, फिर ऐसे लिखा होगा। और इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? इन सबको क्लॉज। क्लॉज जब हमारा किसी रिलेटिव प्रोनाउन या फिर कंजंक्शन से बने हुए सेंटेंस को हम क्या बोल देते हैं? क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, और तीसरी संभावना क्या है? इसके बाद क्या आ सकते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब आ सकती है, और ये हमारा क्या होगा? फ्रेज कहा जाएगा। ये हमारा क्या होगा? फ्रेज कहा जाएगा। तो यही किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी सेंटेंस का निर्माण करना, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट चाहिए,
उसके बाद आपको फाइनाइट वर्ब चाहिए, और फाइनाइट वर्ब के बाद ये तीनों चीजें संभव हैं, ये तीनों चीजें आ सकती है। तो नाउन प्रोनाउन आएगा, अगर नाउन और प्रोनाउन नहीं आया तो एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव भी नहीं आया तो आपका क्या आएगा, प्रीपोजिशन आएगा। ठीक है, अगर ये भी नहीं आया तो दूसरी संभावना क्या है, कंजंक्शन आएगा या फिर रिलेटिव प्रोनाउन होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद फाइनाइट वर्ब होगी, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे, क्लास कहेंगे। ठीक है, तीसरी संभावना है कि आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब आएगी, और नॉन फाइनाइट वर्ब से जो मिलकर बनेगा वो हमारा क्या कहा जाएगा, फ्रेज कहा जाएगा। और इसी सेंटेंस को अगर हमको लंबा करना है तो क्या करते हैं दोस्तों, इसी के बीच में हम एक क्या घुसा देते हैं, हम एक फ्रेज को घुसा देंगे, और ये आपको कहाँ मिलेगा, न्यूज पेपर में मिलता है दोस्तों। क्या करता है कि आपके हम समझ नहीं पाते कि इस सब्जेक्ट की वर्ब कहाँ है, और उसके बीच में क्या डाल देता है, फ्रेज डाल देता है, आपका क्लास डाल देगा, या फिर कोई सेंटेंस डाल देगा। ठीक है, और उसके बाद इस सब्जेक्ट की क्या लिखी गई होगी, फाइनाइट वर्ब लिखी गई होगी, और उसके बाद यही तीनों संभावनाएं जो ऊपर लिखी गई है। ठीक है, यही तीन चीजें फिर से आ जाएंगी, आएगी तो ठीक। तो ये रहा सेंटेंस का निर्माण। तो हमने आज दोस्तों आपको इस वीडियो में क्या बताया, हमने बताया वर्ड क्या होता है, फिर दूसरा जो बताया फ्रेज कहते किसे हैं, फिर तीसरा जो बताया सेंटेंस बताया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कोई कमेंट देना है तो मेरे कमेंट बॉक्स पे जाके प्लीज मुझे कमेंट करिए। धन्यवाद, थैंक यू।